संजय, तुम्हारे क्लास में संजय कौन है? हेलो। हेलो। यस यस मैम। संजय है कोई तुम्हारे क्लास में? संजय कौन है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? यस मैम। फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो? नो मैम, सेकंड क्लास। संजय टुड्डू हो क्या? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? यस संजय टुडू। अच्छा, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। First, I conclude the last session, which is about critical depth of neutral axis, right? Critical depth of neutral axis. In critical depth of neutral axis, we already see that this is a beam already I told you कि singly reinforced beam जो है एक कॉन्सेप्ट है, बट इन एक्चुअल डबली रेनफोर्स्ड बीम ही प्रोवाइड करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को भी टू होल्ड और टू बॉन्ड, उसको एक बॉन्ड देने के लिए या होल्ड करने के लिए दो हैंगर बार कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड हम करते ही करते हैं, और दो हैंगर बार प्रोवाइड करने के बाद हम उसे बांधते हैं। ठीक है, तो इवन हम हैंगर बार प्रोवाइड करें या मेन बार प्रोवाइड करें, बट ये एक्ट कैसा करता है, लगता कैसे है, तो ये दिखता है, लगता है डबली रेनफोर्स्ड की तरह है। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो हम लोग डबली ही करते हैं। ठीक है, पर डबली अगर प्रॉपर डबली देखा जाए जिसमें हम ऊपर भी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो केस अलग होगा। वो केस तब होगा जब हमारा कुछ लिमिटेशंस होगा, देन उस केस में हम डबली रेनफोर्स का यूज करेंगे। खैर वो अलग बात है। ये बात पर हमेशा रिमाइंड में रखना कि सिंगली मीन्स कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। We provide reinforcement only in tension zone, right? ये सही है, बिल्कुल सही है, बट सिंगली रेनफोर्स्ड को होल्ड करने के लिए हमको दो हैंगर बार ऑलरेडी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये डबली की तरह एक्ट करता है। तो ये हमेशा याद रखना। अब आते हैं बैलेंस सेक्शन में। हम लोगों ने देखा था, अगर इसका बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम बनाया रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके सेंटर से कुछ ऐसा, ये बैलेंस का केस था। ठीक है, अब क्या है, अगर मेरा कुछ क्रिटिकल कंडीशंस अराइज हो रहा है जिसमें कुछ स्ट्रेस जो है वो इस तरह से बनेगा, फिगर ध्यान से देखना, एंड कुछ जो है स्ट्रेस डायग्राम जो हम बनाएंगे ठीक है, ये सेक्शन जो है ये बैलेंस सेक्शन है, बीएस लिख रहे हैं, बैलेंस सेक्शन। देन ये सेक्शन क्या है और ये सेक्शन क्या है, और ये दो सेक्शन कब या इस तरह का स्ट्रेस डायग्राम इन बीम या सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में ये कब डेवलप होगा।
क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट कब होगा, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को ऑलरेडी वी ऑल्सो नोन है कि जब क्रिटिकल न्यूट्रल या एक्सिस या जो मेरा हम बोलेंगे न्यूट्रल डेप्थ जो है वो इक्वल होगा कब, व्हेन, जब maximum permissible stress in concrete and steel are obtained at same time। मतलब कि मेरा स्टील एंड कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो गेन करेगा या वो जो लेगा, वो दोनों स्टील और कंक्रीट एक ही साथ ले। ठीक है, बट इन रियल सिनेरियो हो सकता है कि मेरा रेनफोर्समेंट हम कम प्रोवाइड किए हो, बाय कैलकुलेशन कम आया हो और मैंने वही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया हो, और उस सेक्शन पे चाहे वो बीम हो या मेरा कॉलम हो, और उस सेक्शन में जब हम उस पे लोड लगना शुरू हुआ, आफ्टर लोडिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है इन कंक्रीट एंड स्टील जो वो ऑब्टेन किया, वो एक ही समय ऑब्टेन नहीं हुआ, दोनों पर लगा, वो अलग अलग, कोई पहले हो सकता है मे बी कंक्रीट पर वो पहले आ गया, वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेस जो उसका ले सकता था वो पहले पहुंच गया एज कंपेयर टू स्टील। और ये भी हो सकता है कि स्टील जो है सबसे पहले वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेस ले लिया और कंक्रीट अभी भी टाइम है उसे, वो और स्ट्रेस ले सकता है, वो मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये केसेस भी अराइज हो सकते हैं। तो हम पहले तो ये देख ले, व्हेन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर obtained at same time, then this type of section is called balance section। मतलब ये दो रेनफोर्समेंट है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाए तो लगभग इक्वल बनता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इक्वल टाइम में ही वो गेन करेगा। सी बी सी इज इक्वल टू सी, सी जानते हो, या सी बी सी क्या है, सिग्मा सी बी सी कंप्रेसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग। ठीक है, और ये आइदर टी और सिग्मा एस टी बाई एम, यही है। तो ये केस हुआ जब मेरा बैलेंस सेक्शन हुआ। ठीक है, इस बैलेंस सेक्शन से ही सिमिलर ट्रायंगल एंगल जो हम पिछले बार ऑलरेडी इसे बता चुके, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते थे सिग्मा सी बी सी, और सी जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। चलो पहले एक बार फिर से पहले ड्राइंग ही बनाए।
सी ठीक है, यहाँ पर ये सी है, लिख दिए, और यहाँ पर टी है। ये डिस्टेंस तुम लोगों को पता है, आइदर एन लिखोगे या एक्स लिखोगे, हर बुक में अलग अलग है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लीवर आर्म। whole distance from top fiber to center of the reinforcement is called effective depth of the beam. Effective depth of the beam denoted by D, and from top fiber to bottom fiber of the beam is called overall depth of the beam. Therefore, this distance becomes D minus N, right? So by similar triangle property, C divided by N is equivalent to T सॉरी लिखना होगा ना, by M D minus N। कौन कौन सा एंगल लिया गया है? ट्रायंगल लिया गया, पहले ये ट्रायंगल, आफ्टर दैट ये ट्रायंगल। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं ये। देन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट वी गेट N divided by D is equivalent to MC by T plus MC। इसको सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस N is equivalent to MC divided by T plus MC into D, or N this portion MC by T plus MC, we also write here K into D, where K is neutral axis depth factor, critical neutral axis depth factor, neutral axis depth factor। और K इक्विवेलेंट टू क्या है? MC डिवाइडेड बाय T प्लस MC, राइट? तो हम लिख सकते हैं N is equal to KD। ठीक है, अब आता है कि ये केस तो हम लोग बैलेंस सेक्शन में देखे, व्हेन मेरा कंक्रीट एंड स्टील दोनों पर लगने वाला स्ट्रेसेस सेम टाइम पर दोनों अपना मैक्सिमम स्ट्रेस दोनों पर लगता है, ठीक है। बट इन द केस अगर स्टील मेरा ज्यादा प्रोवाइडेड है एज कंपेयर टू मेरा जितना कंक्रीट का है, या मेरा कंक्रीट ज्यादा है और स्टील बहुत कम प्रोवाइडेड है, इन दैट केस क्या होगा?
तो इन दैट केस चलो पहले हम देख ले इन दैट केस के लिए पहला केस, दो केस है, या तो हम ज्यादा होगा या कम होगा। इन दैट केस अभी मान रहे हैं, चलो एक केस ले रहे हैं। अगेन ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, ठीक है। इस केस में स्ट्रेस डायग्राम जो कुछ बनेगा, एक्चुअली ये होना तो Na यहाँ पर चाहिए था, बट इस केस में जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, पहला केस ले रहे हैं, देन मे बी ये ऐसे आए, ठीक है। अब क्या है कि इसको तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो यहाँ आना चाहिए था, बट इन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इसका जो है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस केस में C जो है, मतलब मेरा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम CA से डिनोट कर रहे हैं या C लिख रहे हैं, सॉरी स्पेस कम है, ठीक है, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, C। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जहाँ इसका एक्चुअली ये मीट कर रहा है, वो डिस्टेंस कहलाएगा, मान लो हम इसे लिख दिए N1, मान लो N1 लिखे, और रियल में जो था सेंट्रल एक्सिस बिलोंग यहाँ पर करना चाहिए था, इसे हम N से डिनोट। अगर इस तरह का केस अराइज हो रहा है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, जो बीम है मेरा अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, ठीक है। इस केस में इन दैट केस जो मेरा C है, C इज लेस देन सिग्मा CBC, क्यों? क्योंकि इस मेरे कंक्रीट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगना था, वो अभी तक वो मैक्सिमम पे पहुंचा नहीं है, ठीक है। बट T टेंसाइल जो है इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा ST इन दैट केस, ठीक है। और इस केस में तुम लोग खुद देख रहे हो कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअली में N जो है इज ग्रेटर देन N1, या चलो N1 लिखते हैं या NC कर देते हैं, NC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है, वेर N डिनोट्स न्यूट्रल डेप्थ और NC जो है वो डिनोट कर रहा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, N जो है ठीक। अब ये केस हो गया, एक दूसरा केस अब हम और देख लेते हैं, वो क्या देखेंगे। तो दूसरा केस मेरा क्या आएगा, दूसरा केस आएगा जब मेरा ये हो सकता है, जब ये बीम है, अगेन इसमें जो रेनफोर्समेंट हम यहाँ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये इसका Na है,
Na, राइट। अब हो सकता है कि जब हम इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, इन दैट केस ऐसे आए। अब इस केस में इसका जो एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ आना था वो तो कुछ समवेयर इधर आना चाहिए था, पर यहाँ मीट कहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ कर रहा है। डिस्टेंस कैसे कैसे है, ये डिस्टेंस जो है इसे हम n से डिनोट कर रहे हैं और इस डिस्टेंस को डिनोट किससे कर रहे हैं, nc से कर रहे हैं। अगर ये केस मेरा अराइज हो रहा है, इन दैट केस T जो है टेंसाइल स्ट्रेस जो है लेस देन सिग्मा st होगा एंड C कंप्रेसिव जो है इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा cbc होगा और nc इज ग्रेटर देन n होगा। इन दैट केस जो मेरा बीम होगा वो ओवर रेनफोर्स्ड बीम कहलाएगा। ओवर रेनफोर्स्ड बीम मीन्स कि कंक्रीट का ये जो बीम है ये ओवर रेनफोर्स्ड बीम कहला रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका 3 क्राइटेरिया देखा कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस पे ये मेरा डिपेंड कर रहा है कि बीम जो है वो कब अंडर रेनफोर्स्ड होगा, कब बैलेंस्ड होगा, कब ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हुई डेप्थ की बात कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो वो वेरी कर रहा है अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट पे, कितना अमाउंट हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। हम लोगों ने वो देख लिया। अब आते हैं कि बेंडिंग मोमेंट, नेक्स्ट जो है वो बेंडिंग मोमेंट देखना है। तो अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट देखना है तो व्हाट इज, पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट से क्या समझते हो, क्या है बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट से क्या समझते हो? बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या है? मेरी आवाज आ रही है? मैम किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसमें जो मूवमेंट आता है। हाँ ठीक है। Ma'am, the moment which is responsible to bend the structure. बेंड द स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, मेंबर बाबू, जिस पे लग रहा है वो होगा। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, बहुत सारा मेंबर्स से बना एक कंपोनेंट है। ठीक है, चलो ठीक है ये भी, और चलो ठीक है, मतलब ये कि जो मेरा मोमेंट डेवलप होता है अगर किसी स्ट्रक्चर या किसी मेंबर में या किसी, अब मेंबर मतलब आइदर वो बीम बोल दिए या स्लैब बोल दिए, जो भी है। ठीक है, तो इफ मोमेंट अगर डेवलप हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग तो हम उसे बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। देन अगर मोमेंट लग रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, हर ईच एंड एवरी एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता है, होता है ना। तो इसका मतलब अगर मोमेंट लग रहा है, डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, तो इसका मतलब ये है कि मेरा मेंबर जो है वो भी एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डालेगा, वो भी रिएक्शन तो देगा। तो वो क्या रिएक्शन दे रहा है, तो उसके रिएक्शन को अगेंस्ट मोमेंट के रिएक्शन को हम बोल दिए दूसरा टर्म मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहला लोड लगा,
लोड लगने से उसमें बेंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, या वो बेंट होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग मोमेंट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, मेरा मेंबर जो है वो भी तो अपोज करेगा, ऐसा थोड़ी ना लोड लगा और तुरंत वो बेंट हो गया, नहीं। तो मेंबर जो है वो अपोज कर रहा है, तो ये अपोज जो है वो कहला रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं maximum value of bending moment that any member can resist safely, ठीक है। अब आता है कि ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी मेंबर आराम से सेफली कितना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट सकता है, रोक सकता है। तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा कि अच्छा उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अब हम निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगेन आई ड्रॉ बीम सेक्शन, ठीक है। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। एक अभी बैलेंस सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, अभी अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड की बात नहीं हो रही है, एक बैलेंस सेक्शन की बात हो रही है। बैलेंस सेक्शन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन दैट केस स्ट्रेस डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं, तो मेरा स्ट्रेस डायग्राम तुम लोगों को पता है, इस तरह से होगा। आई होप अभी तो सबको पता है स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। T by M and C, राइट। तो क्या है कि ये पूरा जोन जो मेरा बीम है वो दो भाग में तो ऐसे ही डिवाइडेड है। दिस पार्ट इज कंप्रेसिव जोन एंड दिस पार्ट टेंसाइल जोन। और ये मुझे पता है कि टेंसाइल जोन में अभी तो मैंने मार्किंग होल पे किया है, बट टेंसाइल जोन में सिर्फ हम किसे कंसीडर करते हैं, AST रेनफोर्समेंट बार्स को, कंक्रीट के एरिया को वहां नेग्लेक्ट किया जाता है। खैर ये पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। बी वेयर बी इज विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है, एंड ये एन, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट निकालने जाऊं इसका तो कैसे निकालेंगे, तो इन कंप्रेसिव जोन में अगर हम निकाल रहे हैं मोमेंट, ठीक है। पहले शेयर कर लो, तुम लोग पहले अटेंडेंस मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लो, एक सेकेंड। देन इसके बाद आते हैं आई होप क्यूआर कोड सभी को विजिबल होगा, सभी के लिए विजिबल है।
Then mark ma'am. your attendance. अटेंडेंस मार्क हो जाए तो हाँ मैम हो गया। हो गया, स्टॉप करो। हो गया मैम। ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निकालने के लिए। एमआर निकालना था, एमआर निकाल रहे थे। तो अब निकालते हैं कि पहले, सबसे पहले एमआर निकालने के लिए मुझे फोर्स पता होना चाहिए कि कितना फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेसिव फोर्स हम निकालेंगे सी, कंप्रेसिव फोर्स C1। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स तो ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा हाफ इंटू बी इंटू एन इंटू सी। ठीक है, सेम वे में टी अगर टेंसाइल फोर्स निकालेंगे तो वो निकलेगा, यहाँ कैपिटल सी है, स्मॉल सी नहीं। ये और ये जो है ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। ये कंप्रेसिव फोर्स डिनोट कर रहा है, स्मॉल सी डिनोट कर रहा है स्ट्रेस को। ठीक है, टेंसाइल फोर्स, तो ये टेंसाइल फोर्स इसका कितना निकलेगा, देन टेंसाइल फोर्स तुम लोगों को पता है T/M इंटू एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग कितना लेते हैं, M इंटू AST। ये तो पहले से पता है, MM कट गया, देन कितना आ गया, T इज इक्विवेलेंट टू T इंटू AST। ठीक है, अब क्या है, कि मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले हम निकालेंगे क्या, लीवर आर्म। अब लीवर आर्म हम कैसे निकालेंगे, तो लीवर आर्म के लिए अगेन मैं यही ड्रॉ कर रही हूँ बीम।
अब लीवर आर्म जो बेसिकली है वो सेंटर ऑफ मेरा जहां पर कंप्रेसिव का लग रहा है वहां का सेंटर से लेकर जहां मेरा टेंसाइल फोर्स लग रहा है वहां। तो एक चीज बताना, तुम लोग ही बताना, अगर स्ट्रेस का मैं ड्रॉ करूं तो पहले ही पता है कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये सेक्शन है, केवल स्टील बार है मेरा, ठीक है। इस केस में इसका जो सेंटर से यहाँ तक मेरा जो डिस्टेंस है ये तो हम लोगों को पता है कितना है, d-n। पर यहाँ पर कहाँ पर मेरा लगेगा फोर्स, कहाँ लगता है? इस तरह का अगर ट्रायंगल है तो वो कहाँ पे लगेगा? तो इस तरह में कंप्रेसिव में जो मेरा फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो लगेगा एट 1/3 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर मेरा n है तो इसका 1/3 डिस्टेंस पे मीन्स n/3 डिस्टेंस पे मेरा CG लाई करेगा, ठीक है। तो इस CG से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। मतलब CG ऑफ कंप्रेसिव जोन से लेकर टेंसाइल का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है लीवर आर्म। और CG ट्रायंगल का कहाँ लाई